120 Gagan Singh Meena maths option. He will reveal the strategy and preparation, how he prepared, what is his strategy, each and everything आपको रिवील करेगा. ओके ना, राइट. ध्यान से सुनिए ना. उसके बाद आप इसी स्ट्रेटजी का जाकर थोड़ा सा आप ढूंढ कर लेना एक नया स्ट्रेटजी. Nothing but वो अपना पाथ एस्टैब्लिश किया. He has invented his own methodologies, his own strategies. It is working already. It's work. That is the reason he has proved. You know that getting the 120 rank, that too in the maths optional, it is a great task. Okay, it is a hardly bottom from my heart. We are congratulating. Please, you can invent new strategy. The same path you can see that, and whatever the 80 to 90% you have to follow, and the rest of the 10 to 20% you have to invent. That is a sure. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम गगन सिंह मीना है और इस साल मुझे यूपीएससी सीएसई 2022 में 120वीं रैंक प्राप्त हुई है. इससे पहले मैं करंटली अभी आईपीएस हूँ हरियाणा काडर में. मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था और मैथमेटिक्स में इस बार मुझे 312 मार्क्स मिले हैं. मैं आपको जीएस की स्ट्रेटजी के अलावा अपनी मैथ ऑप्शनल की मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी और मार्क्स मेरे कितने रहे थे उस सब के बारे में आपसे मैं बताऊंगा. मैंने अभी तक यूपीएससी में कुल 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट्स में मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने रहे और कैसे कैसे मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं और वो इंप्रूव करने के लिए मैंने और क्या क्या नई अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया. फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया 2019 में. फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू तक पहुंचा. मेरे मैथमेटिक्स ऑप्शनल मार्क्स थे केवल 230. सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया 2020 में. उस साल मेरा मेंस क्लियर ही नहीं हुआ और मैथ में मार्क्स थे मेरे 238. केवल 8 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए थे. थर्ड अटेम्प्ट मैंने 2021 में दिया. मैथ में मेरे मार्क्स इंक्रीज होके 282. इस साल मुझे आईपीएस मिल गया था. इसके पीछे भी एक वो कहानी है कि आईपीएस से क्यों मिला, मैथ में इतना अच्छा स्कोर होने के बाद भी क्यों. इस साल मेरे ऐसे में ओनली 77 ही मार्क्स थे. इस वजह से मुझे आईपीएस ही मिला, नहीं इस साल ही मुझे आईएएस मिल जाता. मैंने अपना फोर्थ अटेम्प्ट इस साल अभी जो रिजल्ट आया 2020 में दिया और इस साल मुझे 312 मार्क्स मिले मैथ्स में और AIR 120. तो मैं आपको यही बताने की इसमें ये बताऊंगा कि कैसे मेरा मार्क्स, जैसे हम मैथ में एक ग्राफ बनाते हैं कि लीनियरली एक्सपोनेंट, तो ऐसे मेरे मार्क्स हर साल इंक्रीज हुए और इंक्रीज होने के क्या रीजन रहे और मैंने अपनी स्ट्रेटजी में कहां कहां पहले गलतियां की और कहां कहां फिर मैंने सुधार किया जिससे मेरे मार्क्स इतने इंक्रीज हो गए. सबसे पहले तो जैसे मैथ्स ऑप्शनल में कुछ मिथ्स होते हैं और लोगों के काफी ज्यादा डाउट्स रहते हैं कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है. दूसरा कि जीएस के साथ ओवरलैप सिलेबस नहीं करता. एक तो सिलेबस काफी ज्यादा लेंथी है, जीएस के साथ ओवरलैप नहीं करता. तीसरा इसमें मार्किंग, और मार्किंग में भी उसके बाद नॉर्मलाइज किस तरीके से नॉर्मलाइज होता है और नॉर्मलाइजेशन में क्या फॉर्मूला उसका रहता है. फोर्थ कि जीएस कंप्लीट करते हैं तो मैथ ऑप्शनल छूट जाता है और मैथ को जब कंप्लीट करने लगते हैं तो जीएस छूट जाता है. तो इन दोनों के बीच में हम बैलेंस किस तरीके से बनाएं, ये भी एक ज्यादातर लोगों का डाउट रहता है. फोर्थ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में किस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ना है. 8 क्वेश्चन जैसे टोटल होते हैं जिसमें से हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. तो आजकल जो क्वेश्चन है, पहले एक टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता था पूरा, आज क्वेश्चनों में अब मिक्सिंग होने लगी है. तो एक कौन सा हम कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक डाउट रहता है. तो इन्हीं के ऊपर मैं आपसे अभी विस्तार में चर्चा करूंगा. मैं अपना जो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स में लिख के लेके आया हूँ. पहले तो किस तरीके से मैंने अपनी जो उसमें क्या गलतियां की थी और जिनसे मेरे मार्क्स में इंक्रीज हुए. फर्स्ट में जब मैं मैथ जो
प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएस वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। तो मेरे पास इतना टाइम बचा ही नहीं था, क्योंकि जब मेरा प्रीलिम्स होने से पहले प्रीलिम होने तक मेरा मैथ का लगभग 50 to 60% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था, और लास्ट तक मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाया। और मेरे जितने भी फिजिक्स वाला जितना भी पोर्शन है मैक्सिमम उसका मैं बेसिक पढ़ के गया, और उस साल क्वेश्चन थोड़े लेंथी क्वेश्चन पूछ लिए थे, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो जनरल यूपीएससी पहले नहीं पूछती थी उनमें से क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो मैं इनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो मेरे फिर मार्क्स भी 230 ही रह गए। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिजिक्स वाले पोर्शन को तो कंप्लीट किया, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ टॉपिक जैसे मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, इन दोनों को मैं अच्छे से नहीं कर पाया, और इसके साथ ही जो मेरी एक्यूरेसी थी और सिली मिस्टेक ये ज्यादा हुई थी, तो इसकी वजह से फिर मेरा स्कोर इतना बढ़ नहीं पाया, 238 रह गया। जब मैं लास्ट ईयर थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में जो जो मैंने मिस्टेक्स की थी उनको मैंने रेक्टिफाई किया, और अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसमें मैंने चेंज किया। तो वहां पे मैंने क्या किया कि अपने जो फिजिक्स वाले पोर्शनों को अच्छे से कंप्लीट किया, मॉडर्न अलजेब्रा को किया, रियल को किया, और सारे टॉपिकों को मैंने अच्छे से कवर किया। तो उस पे मुझे 282 मार्क्स मिले। इसमें भी मेरे से काफी सिली मिस्टेक्स हुई थी, लेकिन इस बार जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो मैं यहां से यही सोच के गया था कि यार थोड़ा सिली मिस्टेक्स कम से कम करना है। हालांकि जो पेपर 1 था फर्स्ट पेपर, उसमें मेरी सिली मिस्टेक्स काफी हुई थी। फर्स्ट पेपर में मेरे इस साल जो मार्क्स थे वो 138 थे, और सेकंड पेपर जिसमें जनरली काफी लोगों को डर भी रहता है कि सिलेबस काफी ज्यादा लेंदी है, मॉडर्न अलजेब्रा है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, लीनियर अलजेब्रा है, एलपीपी है, लेकिन इस पेपर में मेरे मार्क्स 134, लगभग 70% मार्क्स मेरे जीएस पेपर 2 में थे। तो इनको टोटल मिला के 312 इस साल मैथ में मार्क्स थे। तो किस तरीके से आपको मैथ्स को पढ़ना है उसको मैं और थोड़ा डिटेल्स में एलेबोरेट करने की अभी कोशिश करता हूं। ये मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने कैसे कैसे अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसमें चेंज किया, और कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं उसको साथ साथ में बताता रहूंगा, क्योंकि जब मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं तो 4 अटेम्प्ट में मैंने ये तो सीख ही लिया था कि हाँ कहाँ कहाँ ज्यादा गलती होती है और कैसे कैसे हम गलती करते हैं। जैसे इस बार जो मैंने जिस अटेम्प्ट में मेरे जो 4th अटेम्प्ट में 312 मार्क्स मिले थे, उसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी कि इससे पहले अटेम्प्ट में मुझे आईपीएस मिल गया था, तो प्रीलिम्स का तब तक रिजल्ट आया था, तब तक मैंने थोड़ा सेलिब्रेशन टाइप में इधर उधर घूमने में उस समय ही टाइम निकल गया। तो जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी आपको क्या करना है कि जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आए और इस महीने के एंड तक, लगभग 30 जून तक, 30 जून तक आपको जीएस में इथिक्स प्लस ऐसे और मैथ, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे मैथ्स आपका 30 जून तक, या फिर उसके बाद भी आप इसमें 10-15 दिन और एक्स्ट्रा दे सकते हो। तो आपका जैसे ही एक बार मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको करना है मैथ में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पहले आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसके बाद आपको टेस्ट लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारा जो पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए पेपर 1 में और दूसरा सेक्शन बी। तो आपने जितने भी पेपर्स हैं मैक्स 2008 के बाद, मैंने 2008 के बाद किए थे, 2008 के बाद सेक्शन ए के, जैसे मैंने सेक्शन ए पढ़ा पेपर 1 का, फिर मैंने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। और क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना कि देख के कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, आपको पूरा पेन और पेपर पे क्वेश्चन को लिखना है। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हम एक गलती ये भी करते हैं कि हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन ये मुझे आ रहा है, और फिर उसमें हम लास्ट स्टेप तक नहीं जाते, फिर बीच में छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन हो रहा है। ये गलती फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने भी किया था, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उनकी तरफ आप उसको पढ़ नहीं सकते, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे पेन पेपर का, जितना हम यूज करेंगे, जितनी हम पेपर्स फिल्स करेंगे, उतनी हमारी एक्यूरेसी इसमें सुधरेगी, और जो सिली मिस्टेक होने के जो चांस रहते हैं वो काफी कम होने लगेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, सेक्शन ए के किए, फिर आपने सेक्शन बी पढ़ा, सेक्शन बी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए। ऐसे ही पेपर 1 पेपर 2 में आपने सारे ये पेपर करने के बाद आपका सिलेबस एक बार खत्म हो गया। फिर आप डेली का रूटीन बना लो,
कि आपको डेली 2 से 3 घंटे जीएस, इतना होने के बाद आप जीएस को पैरेलल चलाते रहो, और जैसे ही आपका जीएस हो, तो उसके बाद आप 2 से 3 आवर्स डेली मैथ में क्वेश्चन करने की कोशिश करो। वो आप या तो प्रीवियस या टेस्ट सीरीज किसी ले लो, या फिर जो मैथमेटिक्स के जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे सिविल सर्विस के हो, फॉरेस्ट सर्विस के हो, फॉरेस्ट का कुछ पोर्शन छोड़ सकते हो जो सिविल सर्विस के टॉपिक में शामिल नहीं है, तो उनको आप अच्छे से कवर करो। और जितनी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में काफी क्वेश्चन जो सिलेबस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सीधे रिपीट होते हैं, उसमें मैं आपको एक टॉपिकों के बारे में बताऊंगा भी कि किस किस टॉपिक में आपको कितने ईयर तक के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ताकि वहां को आपको और मदद हो सकती है। टेस्ट पेपर हो गया। इस तरीके से ये वो हो गया कि जो इस साल एग्जाम लिखने वाले हैं, इस साल जिन्होंने प्री दिया है और प्री देने के बाद अभी जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से मैं अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी बता दिया। बाकी अभी लोग लॉन्ग टर्म में जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, या अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, या फिर मैथमेटिक्स लेने का सोच रहे हैं, कि लॉन्ग टर्म आपको किस तरीके से मैथ पढ़ना चाहिए और जीएस को आप किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो मैथ में कोई भी स्टूडेंट है मैथमेटिक्स को ऑप्शनल ले सकता है। जैसे मेरा बैकग्राउंड में अपना ग्रेजुएशन आईआईटी से मेरा ग्रेजुएशन था, आईआईटी वाराणसी से। अब थोड़ा मैं मैथमेटिक्स का जो ऑप्शनल जो बेसिक है वो पार्ट बता देता हूँ कि कैसे मैथमेटिक्स जो सिलेबस है, किस तरीके का ये सिलेबस है, इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं और किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं उस हिसाब से बताया कि जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम देने वाले हैं, वो अपना एक बार सिलेबस पूरा पढ़े हुए हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए ताकि उनको जो आने वाली एग्जाम है 2023 की मेंस, उसमें उनको फायदा मिल सके। मैथ में टोटल हमारे 13 टॉपिक है। इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में टोटल 6 टॉपिक है और पेपर 2 में टोटल 7 टॉपिक है। तो ऐसे टोटल 13 टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स में का टोटल सिलेबस है उसमें दिए हुए हैं। पेपर 1 जैसे पेपर भी जो टॉपिक है वो हमारे सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए हुए हैं ऑप्शनल में। सेक्शन ए में लीनियर एलजेब्रा है, दूसरा कैलकुलस है, ये 3D हो गया। सेक्शन बी में ओडीई है, वेक्टर एनालिसिस है, और 6 स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है। पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें एक मॉडर्न एलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स है। ये सेक्शन ए में 4 जो टॉपिक है वो सेक्शन ए में है। एलपीपी है, पीडीए है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स है। इन टॉपिकों को कैसे कवर करना है? अब एक इसमें जैसे पेपर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें से आप फर्स्ट क्वेश्चन और जो 5th क्वेश्चन वो कंपलसरी होता है, और उसके अलावा आपको 3 क्वेश्चन और चूज करने होते हैं। जैसे किसी एक सेक्शन में से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हम चूज कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन एक सेक्शन में से हम नहीं कर सकते। तो ये आपको बेसिक लगभग पता ही होगा कि जो मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पैटर्न और पेपर के किस तरीके से उसकी मार्किंग होती है। अब एक एक टॉपिक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में थोड़ी बात करेंगे कि कैसे इस टॉपिक में हम कितना डेप्थ तक हमको पढ़ना है और कहाँ कहाँ हम और थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे लीनियर एलजेब्रा सबसे इजी टॉपिकों में से एक माना जाता है। लीनियर एलजेब्रा में ज्यादातर जो गलत होने के जो चांस रहते हैं वो हमारी कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत हमें लीनियर एलजेब्रा में होती है। लीनियर एलजेब्रा में हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंस है, लीनियरली डिपेंडेंस है, कैली हैमिल्टन थ्योरम्स है, मैट्रिक्स है, रैंक नलिटी है। अब जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन जैसे सब बेसिस है, डायमेंशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछते रहते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं वहां पे कुछ हम ऐसी गलती कर देते हैं, जैसे रो एंड कॉलम रिडक्शन है, एक्लेन फॉर्म है, रैंक्स है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स है, हैमिल्टन ऑर्थोगोनल आइगन वैल्यू और यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये लगभग पूरा सिलेबस हो गया। तो इसमें जो हम जनरली मिस्टेक्स होती है वो मिस्टेक्स होती है हमारी, एक तो कैलकुलेशन की, इसमें ये लगभग मैक्सिमम लोगों को ये टॉपिक आ रहा होता है, लीनियर अलजेब्रा। सेकंड, इसमें कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स होती है कि हम उसको क्वेश्चन को समझने में ही गलती कर देते हैं। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन कुछ पूछा था और मैं कुछ सॉल्व करके आ गया था, तो ये हम जनरली गलती कर देते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम गलती कर देते हैं कि किस तरीके से बेसिस निकालना है, किस तरीके से उसकी डायमेंशन निकालनी है, रैंक है, नलिटी है, क्या पूछा हुआ है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक यही है कि जब हमारा आंसर अगर गलत आता है तो उसमें पेनल्टी बहुत ज्यादा है। जो ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है उनमें अगर हमको कुछ भी नहीं आता तो हम कुछ भी वहां पर लिख देते हैं, तो उसमें 1-2 मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर हमारा आंसर भी गलत आया है और हमारी जो सारी स्टेप्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसमें आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने ये 2 बार फेस किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मुझे काफी हद तक काफी चीज आ रही थी। 10 मार्क्स है तो आपको उसमें से 2 या 3 ही मार्क्स मिलेंगे अगर आपकी सारी स्टेप सही है और आंसर गलत है। सेकेंड टॉपिक कैलकुलस है। कैलकुलस और रियल एनालिसिस, ये दोनों को हमको साथ साथ ही पढ़ना चाहिए। रियल एनालिसिस, क्योंकि मैथमेटिक्स में काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। अगर आपके ये टॉपिक कंप्लीट ना हो तो आप सीधे ही जो फ्लूइड है या फिर जो दूसरे टॉपिक है वहां नहीं जा सकते। तो कैलकुलस और रियल, इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। तो दोनों को जनरली जो कैलकुलेशन है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा पार्ट होता है, और रियल एनालिसिस है वहां पे थ्योरम्स पूछते हैं या फिर कुछ डेरिवेशन पूछेंगे या फिर किसी टाइप का वो एग्जाम में प्रूफ पूछते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये लिमिट्स है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स। अब हम क्या लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तक कर लेते हैं, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम से यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पे हम काफी बार गलती कर देते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जितने भी सिलेबस में जितनी भी टर्म दी हुई है उन सारे टर्मों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी हमें लगता है कि काफी बार वो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ रही तो उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसमें से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि ऐसा में पिछली बार पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उन 2 अटेम्प्टों में मैंने यूपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछ रही थी लास्ट ईयर के पेपर में, उन्हीं को मैंने अच्छे से तैयार किया था। तो उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि यूपीएससी ने उस साल जिन टॉपिकों से वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे पहले 6-7 सालों से, अलग हटके जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं वहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो फिर वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे, उनके बारे में आपको बेसिक भी आइडिया नहीं है, तो वो क्वेश्चन वहां होंगे नहीं और फिर आपको काफी ज्यादा उसकी पेनल्टी लगेगी। इसमें जैसे बेसिक है मैक्सिमा, मिनिमा, लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, जैकोबियन, रीमान डेफिनेशन। जैसे रीमान का है ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, इसलिए रियल्स को और जो कैलकुलस है इन दोनों को साथ साथ पढ़ना चाहिए। 3D, 3D में हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जो बेसिक पोर्शन है, एक प्लेन, स्फीयर, कोन और सिलेंडर, यहां तक पढ़ते हैं। और आगे का जो कॉनिकॉइड सेक्शन है, पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड, इलिप्सॉइड, 1 और 2 सीट, देयर प्रॉपर्टी, और उसके अलावा जो लाइंस होती है, जनरेटिंग लाइंस, उन सारे टॉपिकों को छोड़ देते हैं। लेकिन यूपीएससी पिछले 2-3 साल से जो ये कॉनिकॉइड वाले सेक्शन है, यहां से वो पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन डाल देती है। तो उनका अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो कौन, स्फीयर, सिलेंडर, ये सारे क्वेश्चन तो आपके होंगे ही, लेकिन जो कॉनिकॉइड वाला सेक्शन है वो भी अच्छे से प्रिपेयर होके जाओगे तो वहां पे आप इस सेक्शन में से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी किया तो 2 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 3D में भी वो लास्ट का जो पोर्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल स्किप करना नहीं है, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में ये स्किप कर दिया था कि यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती नहीं है जनरली। लेकिन उसके बाद यूपीएससी ने लगातार वहां से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। जो बुक के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो करने में भी आसान होते हैं, तो उनको आप और अच्छे से कर सकते हो। इसमें सेक्शन 2 आ गया, इसमें ओडी का भी जो सिलेबस है वो इतना लेंथी नहीं है, लेकिन आजकल जो पिछले 1-2 सालों से यूपीएससी जो एक्लेरेट फॉर्म्स है, लाप्लास है, एप्लीकेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछने लगी है। और जो क्लेरेट फॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने उसको एक बार देखा हुआ कि इसमें किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो उन क्वेश्चनों को करना आसान होता है। तो उनके लिए आप जो एमडी रायसिंघानिया की बुक है उसके जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन का हम पैटर्न एक बार देख रखे होते हैं
तो उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। इसमें x को u स्क्वायर लेना है, फिर y को v स्क्वायर लेना है, x y लेना है, y x लेना है, किस तरीके से उसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो अगर हमको पहले से ही पता है तो एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी इजी हो जाते हैं। हाँ, अब जैसे एक चीज मैथमेटिक्स में अगर हमने काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमने पहले से देखा हुआ नहीं है, या फिर कहीं हमने उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नया देखा है उसको हम वहां इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे टाइम की काफी ज्यादा कमी रहती है। तो जितना भी सिलेबस इसमें दिया हुआ है ओडी में, वो आपको अच्छे से कवर करना है। अभी ये स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ये 5 टॉपिक है। इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है जो मैथमेटिक्स जिनका ऑप्शनल है, अपने जो ऑप्शनल लेते हैं। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में आपको क्या, जो मैं किया था कि कृष्णा सीरीज की जो बुक आती है, उस बुक में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और वो भी उस टाइप के एग्जाम्पल की जिनका सॉल्यूशन 2 पेज से ज्यादा ना हो, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछती तो इसका सॉल्यूशन है तो 3-4 पेज का हो, क्योंकि वहां टाइम लिमिट रहती है। और इतना बड़ा अगर क्वेश्चन पूछा है, आपको आता भी है, तो आप उसको करना भी नहीं है वहां पे। इतने बड़े क्वेश्चन को वहां करने में अगर हमको 25 से 30 मिनट एक ही क्वेश्चन को करने में लग गए, तो फिर पेपर में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाएंगे। तो आपको करना क्या कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में इसमें जितने टॉपिक दिए हुए, जैसे रेक्टेंगुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल, कंस्टेंट मोशन, वर्क एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केपलर्स लॉ, ऑर्बिट अंडर सेंट्रल ऑर्बिट, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन, कॉमन कैटेनरी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स इन 3 डायमेंशन। तो जनरली जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स इन 3 डायमेंशन, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है जनरली। तो इस टॉपिक को मैं इसमें छोड़ दिया था, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी है, और इसमें सिर्फ जहां टॉपिक को से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्चुअल वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ये 2 टॉपिक ऐसे है कि यूपीएससी इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार यूपीएससी जो क्वेश्चन मेरा इस बार गलत हुआ था, जो मुझे आ नहीं रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम एक 1/r1 प्लस 1/r2 और ये ग्रेटर देन 1/r, ऐसे फॉर्मूला होता है कुछ एक, जिसमें हमको स्टेबिलिटी दिखानी होती है कि जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है। तो ये प्रूफ करने के लिए पूछ लिया था। इसका जो प्रूफ है बुक में अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इस टाइप के प्रूफ छोड़ देते हैं। तो मेरी अब आपको यही रिकमेंडेशन रहेगी कि इस टाइप के जो बेसिक जो प्रूफ्स है, सारे प्रूफ्स नहीं, जो बेसिक प्रूफ्स है, उनकी एक बार आपको पता हो कि किस तरीके से इस चीज प्रूफ होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने ट्राई करने की कोशिश किया था, लेकिन मेरे से अटेम्प्ट वहां पे हो नहीं पाया। एक क्वेश्चन मेरा ये वहां गलत हो गया था, जो स्टेबिलिटी का था। मैं इसको कर पाया था, लेकिन वो उतने अच्छे ढंग से फिर मैं इसको प्रूफ नहीं कर पाया, तो एक मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे ही स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के जितने भी बेसिक क्वेश्चन जो कृष्णा सीरीज के अंदर में दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आप एक बार देख लोगे और उनको प्रैक्टिस कर लोगे 4-5 बार, तो आपके जो बुक के जो क्वेश्चन है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के, वो क्वेश्चन उन्हें इजी हो जाएंगे। तो वो अगर क्वेश्चन आपके इजी होंगे, तो यहाँ पे फिर आप अच्छे से इस चीज को हैंडल कर सकते हो। अगर मान लो कि ये इस सेक्शन काफी हम सोच के क्या जाते हैं कि इस सेक्शन ए को अच्छे से करते हैं, और इसमें से हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हमको चूज करने होते हैं वो यहाँ से कर लेंगे, और इधर से हम 1 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि इधर के सेक्शन में इजी क्वेश्चन होते हैं और इधर काफी हार्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो उसकी वजह से अगर हम ये सेक्शन भी अच्छे से करके गए, ये सेक्शन भी अच्छे से करके गए हैं, तो जहां क्वेश्चन इजी है और जिस क्वेश्चन को हम अच्छे से बना सकते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसमें हमारे मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे इस बार में पेपर 2 अच्छे से करके गया था, तो फिर मैं जो चूज करना पड़ा, मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन चूज किया था इस टॉपिक में से, पीडी न्यूमेरिकल एनालिसिस और फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ से मैं 2 किया था, और इसमें मैं फिर यहाँ से 2 किया था। तो आप ये दोनों चीज अच्छे से करके जाओगे पूरे सारे टॉपिक्स, तो आपको कौन से 2 क्वेश्चन चूज करने हैं वो चूज करने में आपको आसानी हो जाएगी। और इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, वो है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में जैसे इजी टॉपिक है, इसमें जो स्केलर, वेक्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारे इजी चीज है, एप्लीकेशन भी इसमें इजी है। एक दिक्कत होती है यहाँ पे कर्वेचर एंड टॉर्सन में। कर्वेचर एंड टॉर्सन के जो फॉर्मूले, काफी लंबे जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो फॉर्मूले का आप एक बार डेरिवेशन देख लो, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी अभी जो थॉरम्स और जो डेरिवेशन है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसका एक बार डेरिवेशन आपको पता हो बेसिक,
तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर सको। एक 3 इसमें थ्योरम्स है, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। तो इसे कंपलसरी है कि यहां से या तो 3 में से या 2 थ्योरम्स यूपीएससी पूछेगी, या फिर काफी बार तीनों के तीनों थ्योरम्स पूछ लेते हैं। इस बार मेरा जो ग्रीन्स थ्योरम है उसका क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, और मैं एग्जाम से जैसे ही बाहर निकला तुरंत मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन मैं गलत करके आ गया। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम का दिया था, तो मैं उसको पहले लाइन से किया, दूसरी बार उसको मैं रीजन से वेरीफाई किया, तो मैंने लाइन वाला जो इंटीग्रल था वो मैं गलत कर दिया था, इंटीग्रेशन मेरा गलत हो गया था, तो यहां मेरा आंसर अलग आया, यहां मेरा आंसर अलग आया। तो मेरा जब दोनों आंसर अलग अलग आए तो मैं फिर से इसको देखा, फिर मैंने सोचा कि यार लाइन वाला तो आसान होता है, इसी में शायद मेरी कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, और मैं गलत वाला आंसर यहां लेके आ गया। तो पूरा मुझे बाद में जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे पता चल गया कि इंटीग्रेशन में कहां गलती किया था। तो ऐसी छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है उनकी जो पेनल्टी होती है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। ये लगभग 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन था, तो 15 और 20 नंबर में से सीधा मेरा चला गया 1 या 2 नंबर शायद इसमें फिर मुझे मिला होगा। तो पेपर वन में मेरा इस वजह से जो स्कोर था वो 134 ही रह गया, क्योंकि पेपर वन में काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स हुई थी, या फिर ऐसी क्वेश्चनों को मैं चूज कर लिया था। स्टार्टिंग में लग ऐसे रहे थे कि यार क्वेश्चन ये हो जाएगा, लेकिन जब मैं लास्ट तक करते करते रहा तो लास्ट में जाके वो स्टेप से मेरी कंक्लूड हो ही नहीं पा रही थी। इसलिए मैं आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाओगे, टेस्टों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी जो मैथ है उसके ऊपर कमांड बढ़ेगी। और जब मैथ के ऊपर एक बार कमांड बढ़ जाती है तो आपकी एक पहली बार जब हम पेपर देंगे, या पहली बार हम जो ज्यादा मेहनत या हार्डवर्क मैथमेटिक्स में करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम उसके बाद हमारे अटेम्प्ट होते हैं तो उन अटेम्प्ट्स में मैथमेटिक्स का स्कोर आपका बढ़ना कंपलसरी है। जैसे मेरा आज मैं 4 अटेम्प्ट दिया, चारों अटेम्प्ट में मेरा मैथमेटिक्स का स्कोर वो इंक्रीज हुआ, तो पेपर 1 हो गया। अब थोड़ा पेपर 2 के बारे में बेसिक कर लेते हैं, उसके अलावा जो जनरल क्वारी रहती है, जनरल जो डाउट्स रहते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मॉडर्न एलजेब्रा, इसमें सबसे जो दिक्कत रहती है वो काफी बड़ी दिक्कत रहती है लोगों को। मैक्सिमम उन लोगों को दिक्कत रहती है जो इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे मैं पहली बार मैथ का सिलेबस पढ़ने लगा तो मॉडर्न एलजेब्रा में पहली बार ही सुना था कि मॉडर्न एलजेब्रा नाम का भी एक टॉपिक होता है। इसमें दिक्कत ये रहती है कि इसका सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए ग्रुप वाला है, जैसे नॉर्मल है, थॉरम्स है, कोसेंट है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है, तो ग्रुप वाला पोर्शन इजी है। परमुटेशन वी ग्रुप इजी है। केले रिंग, सब रिंग, आइडियल्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, यहां तक का जितना भी सिलेबस है वो इतना हार्ड नहीं है, वो इजी पोर्शन है। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन दिए वो करने हैं। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स होती है, कुछ इस टाइप के प्रूफ्स होते हैं, प्रूफ्स को फिर हम छोड़ सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप नॉर्मल ग्रुप है तो उसके लिए हम शायद एक्स बाई एक्स इनवर्स इसको प्रूव करते हैं कि ये कोई ग्रुप एच में होना चाहिए। तो इस टाइप के प्रूफ को हम छोड़ सकते हैं। इस टाइप की अगर कोई थ्योरम्स है, या फिर ये भी एक नॉर्मल्स में आता है, तो ये सारी चीज इस टाइप के जो प्रूफ होते हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। बाकी जो जैसे अगर कोई एच और एन दो नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच एन इक्वल टू एन एच होता है, तो इस टाइप के प्रूफ यूपीएससी जनरली पूछती है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो हमारी एक बेसिक गाइडेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम थोड़ा देख के पढ़ेंगे, और जितना सिलेबस में सारी चीज दी हुई है उनको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हमारी चीज काफी आसान हो जाती है। इसमें जैसे कुछ टॉपिक इस बार में लगभग इसके सारे मैक्सिमम टॉपिक तैयार करके गया था, जैसे इंटीग्रल डोमेन है, प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, यूक्लिडियन है, यूक्लिडियन डोमेन है, यूएफडी है, फील्ड है, कोसेंट फील्ड है। तो इनका आपको जो बेसिक वाला पोर्शन तैयार करना, जैसे कोसेंट फील्ड्स है उसमें एक दो प्रूफ से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका 4-4, 5-5 पेज तक का सॉल्यूशन जाता है। तो यूपीएससी मैक्सिमम टाइम उस टाइप के क्वेश्चनों को जनरली पूछती नहीं है। अगर एक ही क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अगर 4-5 पेज का बुक में दिया हुआ है तो पेपर पे हमारे वो 8-10 पेज का हो जाएगा, उन क्वेश्चनों को छोड़ सकते हो। कुछ लोग इसमें ये भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो 10 मार्क को ज्यादा वो करते हैं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम इसमें बना लेते हैं, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे और 2 क्वेश्चन हम इधर से अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन इस बार मैंने वो चीज आपको इतना छोड़ के जाना ही क्यों है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लास्ट की कुछ टॉपिक है उनकी बेसिक क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बेसिक प्रूफ देख सकते हो, क्योंकि काफी बार जैसे होमोमॉर्फिज्म है, यूक्लिडियन डोमेन है, यूएफडी है, पीएफडी है, रिंग है, कोसेंट रिंग है, उनके बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे 19 और 20 में काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके, और मैं उस साल इसको छोड़ के चला गया था, या फिर जो लास्ट वाला पोर्शन था उसको छोड़ दिया था, तो वो वाले क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाया था।
और उनमें दिक्कत ये भी रहती है कि जैसे एक क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन 2 है, उसमें 3 पार्ट रहेंगे, ए बी सी। अब मान लो आपको ई और बी अच्छे से आ रहे हैं, अब सी उसमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि जिसको आप पढ़ के ही नहीं गए, तो फिर आपको यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी कि 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आ रहा। अब एक जो क्वेश्चन दिया हुआ थर्ड, उसमें ए बी सी, अब सी मॉडर्न का है, ये आपको क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको जो दूसरे टॉपिकों के दिए वो अच्छे से नहीं आ रहे। तो अगर आप सिलेबस के जो सारे टॉपिक है उनको एक बार टच करके जाओगे और उनका आपको बेसिक आइडिया होगा, तो वहां पे तो कौन सा क्वेश्चन हमको चूज करना है उसमें हमको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। रियल एनालिसिस आपको कैलकुलस के साथ ही पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स, अब जैसे आप रियल पढ़ा तो उसके जस्ट बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ लो, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे है कि जो इंटर रिलेटेड है। रियल की काफी चीज ऐसी है कि बस उसमें कॉम्प्लेक्स लगा देना है और वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हो जाते हैं। जैसे सीआर इक्वेशन है तो वो हम इधर भी पढ़ते हैं, टेलर्स थ्योरम्स है तो वो हम रियल में भी पढ़ते हैं, फिर इधर हमारे कॉम्प्लेक्स में भी वो सारी चीज आती है। उसके अलावा कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, मीन वैल्यू थ्योरम्स है, तो हम दोनों जगह पढ़ते हैं ये। तो ऐसे टॉपिकों को आप जो इंटर रिलेटेड टॉपिक है उनको एक साथ पढ़ोगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा। तो कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सीआर इक्वेशन हो गया, कोची थ्योरम्स हो गई, कोची इंटीग्रल फार्मूला हो गया, पावर सीरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, टेलर सीरीज, सिंगुलरिटी, लॉरेंट सीरीज, कोची रेजिड्यूज थ्योरम और कंटिन्यूड इंटीग्रेशन। तो ये इजी टॉपिकों में आता है, जैसे कॉम्प्लेक्स है, लीनियर अलजेब्रा है, ओडी है, पीडी है, एलपीपी है, तो ये सारे इजी टॉपिकों में आते हैं। इनको आप ज्यादा 15-20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। फोर्थ है एलपीपी। तो एलपीपी जो मैथमेटिक्स के जितने भी टोटल 13 टॉपिक है उसमें से सबसे इजी टॉपिक एलपीपी है। इसमें जो एक रहता है कि कैलकुलेशन गलत होने के चांस इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड से आप क्वेश्चन कर रहे हो और आप में वहां पे एक भी स्टेप थोड़ा गलत हो गया, एक भी स्टेप आपका इधर से उधर हो गया, तो आपका आंसर पूरा गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यही रहती है कि आपकी जो एक्यूरेसी है और क्वेश्चनों के ऊपर जो कमांड है, माइंड का जो कंसंट्रेशन है, वो आपका पूरे एग्जाम ड्यूरेशन में बना रहे। इसमें जैसे ग्राफिकल, सिंप्लेक्स मेथड है, ड्यूअलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो 3-4 तरीके की इसमें प्रॉब्लम्स है। एक ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ड्यूअलिटी और जो सिंप्लेक्स मेथड है यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है एलपीपी काफी ज्यादा इजी टॉपिक है। इसको आप या तो स्टार्टिंग में कर लो या फिर इसको बाद में भी हम छोड़ सकते हैं एलपीपी। थर्ड पीडी हुआ, तो इसमें हमको करना चाहिए कि जैसे ही हम ओडी पढ़े उसके तुरंत बाद हमको पीडी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओडी और पीडी में जो काफी सारे जो टॉपिक्स है वो ओवरलैप भी होते हैं। और फिर हमको जैसे ओडी में हमने उसको डिफरेंशिएशन करने का जो फॉर्मूला है, चाहे वो सीएफ निकालना हो या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो, वो हम ओडी में भी निकालते हैं और पीडी में भी निकालते हैं। और ओडी और पीडी में सिमेट्रिक पोर्शन होता है, एक अनसिमेट्रिक वाला होता है। तो अनसिमेट्रिक में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के जो फॉर्मूले ओडी और पीडी दोनों को सेम होते हैं, इसलिए पहले ओडी पढ़ा, उसके तुरंत बाद पीडी पढ़ लो। तो इससे क्या, अगर हम एक दूसरे सिलेबस से के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमारा टाइम भी कम लगता है और उसमें हमको इंटरेस्ट भी आता है। और पीडी में जनरली जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं वो ये रहता है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है, हीट इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस है। ये सारा जो एप्लीकेशन ऑफ पीडी है वो हम मैक्सिमम टाइम छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसमें जो स्टेप्स है वो स्टेप फिक्स है। अगर क्वेश्चन स्ट्रिंग का आया तो उसकी स्टेप फिक्स है, वो क्वेश्चन किस तरीके का भी हो। हीट इक्वेशन का क्वेश्चन आया तो उसकी स्टेप भी फिक्स है। तो आपको ये सारी स्टेप्स पहले से ही इन हैंड होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन करने लगो तो आपको ये स्टेप आएगी, उसके बाद ये स्टेप आएगी, फिर ये स्टेप आएगी, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। क्योंकि एग्जाम में इतना निकालने के लिए टाइम ही नहीं होता। जैसे हम लैम्बडा इक्वल टू म्यू स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका हम वाई निकालते हैं कि C1 cos लैम्बडा एक्स प्लस C2 sin लैम्बडा एक्स, इस तरीके से सॉल्यूशन। फिर इसमें हम C1 जो बाउंड्री कंडीशन रहती है उन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद वो सारा सॉल्यूशन करना ही नहीं है हमको, ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि इस तरीके से होता है। यहाँ लैम्बडा की वैल्यू 0, ये C1 0 हो जाता है, x की इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। तो C2 लैम्बडा x लैम्बडा इक्वल टू n पाई बाई l, तो ये हमको पहले पता होना चाहिए। तो सीधा वहां पर लिखना है, क्योंकि एक एक स्टेप हम पहले से ही करके जाएंगे, एक एक स्टेप हम वहां पर लिखोगे तो पेपर ही खत्म नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी स्टेप आपको इन हैंड होनी चाहिए, जिन क्वेश्चनों का जो पैटर्न है या फिर जो फॉर्मेट है वो फिक्स है, तो आपको सीधा ही लिख दो वहां पे कि फिर y इक्वल टू en sin n पाई x y l।
तो ये आपका सीधा इसका हो गया। अब इसमें आप y निकल गया और जो आप x माना वो x निकल गया, और फिर दोनों को आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो फोरियर सीरीज होती है उस फोरियर सीरीज में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद भी जो सॉल्यूशन होता है, मैं जो पिछली बार मैं इसका इंटीग्रेशन भी याद करके चला गया था कि इसमें जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू किस तरीके से होगी, क्योंकि जो कुछ कुछ ऐसे बेसिक इंटीग्रेशन होते हैं वो कि जनरली पूछे जाते हैं। इसमें भी काफी सारे ऐसे इंटीग्रेशन लगते हैं हमारे कि जैसे y इक्वल टू इस टाइप का, स्ट्रिंग में इस टाइप का हमारा जनरली आता है कि en sin n pi x y l sin n pi c t y l, तो इस टाइप का सॉल्यूशन आता है। अब इसमें जो बाउंड्री कंडीशन काफी क्वेश्चनों में फिक्स रहती है, जो बाउंड्री कंडीशन ठीक हो गई, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में वो हमको कुछ दे देगा कि y l इक्वल टू कुछ y0 y l इक्वल टू या y0 इक्वल टू sin n phi c x y l या n pi y l, इस टाइप से कुछ कंडीशन दे देगा। तो वो हमको पहले से ही पता होनी चाहिए कि किस तरीके की ये बाउंड्री इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन है, तो वहां से हम जो en और इसके जो वैल्यू है वो अच्छे से निकाल सकते हैं। ऐसे जो अपना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद जो लाप्लास है, जो लाप्लास का सॉल्यूशन काफी ज्यादा बड़ा रहता है, तो आपको जो उसकी पूरी स्टेप्स है वो स्टेप्स पहले से ही पता है, क्योंकि जब 10-12 बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे एक क्वेश्चन की तो स्टेप लगभग हमको पता हो जाती है। जितनी बार हम इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन के जो लास्ट स्टेप तक आने के जो गलत होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ तक हम क्वेश्चन बना देते हैं लेकिन लास्ट में जो en की वैल्यू जो हमारे कांस्टेंट हम लिए उनकी जो वैल्यू हम निकालते तो वहां पे चीज हमारी गलत हो जाती है। तो उन चीजों को भी हमको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन भी किस तरीके से गलत ना हो जाए, क्योंकि इतना अगर हमने कर लिया उसके बाद अगर लास्ट स्टेप में जाके गलत हो गया तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पीडी के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ टॉपिक्स इजी है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल मेथड्स है, तो मेथड्स सारे इजी है लगभग। जैसे कि इसमें एक जनरली क्वेश्चन पूछते हैं गॉस सीडल मेथड से, न्यूटन इंटरपोलेशन और लाग्रांज इंटरपोलेशन हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जिसमें ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन रूल, गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला, इन रंग आर्क के मेथड्स हो गया। और ये इजी वाला टॉपिक्स है, इसमें बस आपको करना ये है कि जितना इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके साथ साथ ही हम कैलकुलेटर का यूज किस तरीके से करना है, कैलकुलेटर के बारे में भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि इसको हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कैलकुलेटर का यूज। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे वो सिम्पसन हो, रेगुलर फाल्सी हो, न्यूटन रैप्सन मेथड हो, इन सब के सॉल्यूशन हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो इसके आप यूट्यूब पे 2-3 वीडियो, काफी सारे वीडियो अवेलेबल है कि हम जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो उसके 1-2 आप वीडियो यूट्यूब पे काफी मिल जाएंगे, वो देख लो अच्छे से। तो उससे ये होता है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो सही हो जाती है, और कहीं भी अगर हमारे स्टेप्स में गलती रहती है तो आंसर हम राइट लिख सकते हैं, और इससे हमारा टाइम भी बचता है। क्योंकि यूपीएससी जब हमको साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में ले जाने की परमिशन देती है तो उसका रीजन यही है कि कैलकुलेशन इसमें काफी ज्यादा हार्ड होती है, उन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सारे चीज दी जाती है। और इसमें एक रहता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से यूपीएससी आजकल काफी क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसका भी आपको जो बेसिक है, जैसे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर होगा, हेक्साडेसिमल ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो बुलियन एलजेब्रा है, नॉर्मल फॉर्म्स है, अनसाइंड इंटीजर्स है, जो जो आपको बेसिक दिया हुआ है उन बेसिकों को कवर करके जाना है, क्योंकि यहां से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि जैसे एबीसी 3 क्वेश्चन पूछा और उसमें एक आपका सीओ ऐसा डाल दिया है इसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, और ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा, ऐसे वहां दिक्कत हो जाती है। तो आप सिलेबस के सारे पार्ट कवर किए हुए हैं और उनका बेसिक भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आप अच्छे से कर सकते हो और अच्छे मार्क्स मैथ में फिर मिल सकते हैं। अब सबसे ज्यादा एक इस टॉपिक में भी दिक्कत रहती है फ्लूइड में, फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स। फ्लूइड में जैसे मैं एमडी रायसिंघानिया की बुक पढ़ा था, और मैकेनिक्स के लिए जो कृष्णा सीरीज की बुक आती है उसको मैंने फॉलो किया था। तो एमडी रायसिंघानिया आपको करना क्या है कि आप फ्लूइड में ये देखो कि फ्लूइड्स में मैं क्या किया था कि 90s के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उन सबको मैं देख लिया कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। उससे पहले 80s तक भी आप जा सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इंटरनेट पे मिल जाते हैं, या फिर जो 8 के बाद के 8 से पहले के जो क्वेश्चन है वो तो जो रायसिंघानिया उसमें भी बताए हुए हैं कि ये कब कब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं उनको आप
बुक में एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं। जनरली क्या होता है कि यूपीएससी उन क्वेश्चनों को काफी ज्यादा रिपीट करती है जो पहले उसने 80s में 90s में पूछे हुए फ्लूइड के अंदर या फिर मैकेनिक्स के अंदर, जो अब सिलेबस में है। काफी सारी चीज ऐसी जो सिलेबस से पहले थी लेकिन अभी उसको हटा दिया है। उन चीजों को आप आइडेंटिफाई कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें से कौन से पूछे हुए, उतना हो गया। उसके बाद जो सिलेबस में टर्म दी हुई है, जैसे डी इसमें फ्लूइड में दिया हुआ 2 डायमेंशन, सोर्स एंड सिंक, वॉर्टेक्स मोशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन और ए विस्कस फ्लूइड। तो जैसे अब ये वॉर्टेक्स मोशन है, सोर्स एंड सिंक्स है, एसिमेट्रिकल मोशन है, 2 डायमेंशन, पोटेंशियल है, स्ट्रीम लाइन्स है। तो इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन है उनका देख लो कि इजी वाला पोर्शन कौन सा है, क्योंकि जिसमें फ्लूइड में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन ही 2-2 लगभग 3 और 4 पेज का है। तो ऐसे क्वेश्चन तो वो पूछेगी तो वैसे ही हमसे होंगे नहीं वहां पे, और तो उन क्वेश्चनों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और यूपीएससी उस टाइप के पेपर आप देख लेना, ऐसा क्वेश्चन कभी उसने नहीं पूछा जहां तक मैं देखा हूं 13 के बाद 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ दो कि उसका सॉल्यूशन 3-4 पेज से ज्यादा हो। तो वो चीज आपको माइंड में रखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर लोगे जो जिसका सॉल्यूशन 1-2 पेज का हो, वही ज्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। और आपने जो एमडी रायसिंघानिया के जितने भी टॉपिक है उसके स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद जो लेंदी वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और जो क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस जितनी करोगे फिर जहां गलत होने के चांस है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। ऐसी मैकेनिक्स के अंदर इसमें जैसे डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, लैग्रांज इक्वेशन है, हैमिल्टन से है, और उसके बाद लैग्रांजियन है। इसमें 2 टॉपिक ऐसे है कि एक तो हैमिल्टन से और दूसरा ये लैग्रांजियन। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, कभी कभी तो दोनों उसमें से पूछ लेती है, एक का तो पक्का यहां से पूछती है हैमिल्टन और लैग्रांजियन में से। तो ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हैमिल्टन और लैग्रांजियन। कृष्णा सीरीज में काफी क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि 2020 में जब मैंने पेपर दिया था तो एक क्वेश्चन हैमिल्टन का रिपीट हुआ था, तो 2008 में पहले पूछा हुआ था, और वो क्वेश्चन मैं करके नहीं गया, तो फिर मैं वहां भी ये क्वेश्चन कर नहीं पाया था। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से देखना है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। काफी बार उसमें 2 या 3 पार्ट रहते हैं, लेकिन इधर से एक पार्ट में पूछ लेता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जितना आपका फोकस रहेगा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ये वाले टॉपिकों में, तो काफी क्वेश्चन ऐसे है कि जो सेम टू सेम रिपीट होते हैं, और काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम तो रिपीट नहीं होते लेकिन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो रिपीट होते हैं। तो ये एक बार सिलेबस का आपका वो आइडिया हो गया कि सिलेबस में कैसे कैसे आपको कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है। इसके साथ ही जो कुछ बेसिक चीज होती है कि आपको जीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स को किस तरीके से कवर करना है। मैथमेटिक्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस काफी ज्यादा लेंथी है, तो जीएस को और मैथ को हम किस तरीके से ऑप्शनल करें, बैलेंस करें। पहली बार में जब मैं अटेम्प्ट दिया था तो मेरे जीएस में भी मार्क्स कम थे, लगभग 260 के वो 360 के अराउंड थे। इस बार मेरे 400 से, और इसमें भी मेरे 312 मार्क्स है। तो आपको करना ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि जब आप अगर दिन में अभी आप बिगनर्स हो तो 4-5 घंटे आप मैथ पढ़ रहे हो, तो 4-5 घंटे आप जीएसटी पढ़ लो। अब स्टार्टिंग में आप मैथ को ज्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि मैथ का सिलेबस लेंथी है और उसको कंप्लीट होने में भी टाइम लगता है। तो मैथ का सिलेबस जितना जल्दी हो उतना जल्दी खत्म कर दो, और उसके बाद आप जीएस की तरफ शिफ्ट हो जाओ। लेकिन जीएस को पूरी तरह स्किप मत करो। अगर मैथ में आप 7-8 घंटे देते हो, फिर जीएस में आप 2 या 3 घंटे दो। जो बेसिक बुक है, चाहे लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, उन सबको आप साथ साथ पढ़ते रहो। और जो इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं बता ही रहा हूं कि जून तक या फिर मिड जुलाई तक आप पूरा मैथ, इथिक्स और ऐसे ये आप कंप्लीट कर लो। जून तक आपको खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, जीएस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। जीएस का, क्योंकि आपने काफी पोर्शन प्रीलिम में जीएस का पढ़ा हुआ है, तो जो हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको अच्छे से करने के लिए हम मैथ की तरफ स्विच हो सकते हैं। और जैसे काफी बार होता है कि जीएस में हम सीधा पढ़ते जा रहे तो हमारा जो माइंड है वो उसको और अच्छा रखने के लिए माइंडफुलनेस हो जाए, माइंड पूरा एनर्जेटिक हो जाए, तो मैथ का में पेपर लगा लो फिर। तो इससे आपका जो मैथ की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। मैथ में जैसे कुछ का डाउट ये भी रहता है कि किन लोगों को मैथ ऑप्शनल लेनी चाहिए, किन लोगों को मैथ ऑप्शनल नहीं लेनी चाहिए। तो मैथ का सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्किल उस टाइप की हो कि मैथमेटिकल स्किल हो, आप क्वेश्चन सॉल्विंग हो, एनालिटिकल अप्रोच में आप बेहतर हो। थर्ड, आपकी एक्यूरेसी बेहतर होनी चाहिए। मैथ में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मैथ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप इतना बड़ा सिलेबस पढ़ ही नहीं पाएंगे, या तो बीच में छोड़ दोगे, या फिर आपको जो ऑप्शनल है वो स्विच करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा
हैजार्ड्स यूपीएससी में तभी होता है तब हमको ऑप्शनल शिफ्ट करना पड़ता है। काफी बार हम गलतियों में फिर एक दूसरे टॉपर्स को, यार इस ऑप्शनल में अच्छा ट्रेंड चल रहा है, उनकी बजाय खुद का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है उसको हमें ऑप्शनल चूज करना चाहिए। तो एक हो गया कि मैथमेटिकल स्किल हो, हमारी उस टाइप की एनालिटिकल थिंकिंग हो, एक्यूरेसी हमारी बेहतर हो और हमारा मैथमेटिक्स टाइप का एप्टीट्यूड रहा हो, और इसके साथ ही हमारा कुछ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड भी रहा हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में बीएससी या एमएससी हो या फिर किसी आईआईटी में वो मैथमेटिक्स पढ़ा हो। इसके अलावा जैसे दूसरे स्टूडेंट जैसे आर्ट्स वाले हैं या फिर वो भी मैथमेटिक्स तो ले ही सकते हैं, लेकिन हमको सिलेबस को ध्यान रखना चाहिए और हमारे बैकग्राउंड भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में काफी सारी ऐसी जो बेसिक चीजें होती है, चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो या जो और मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीज हो, उनका काफी ज्यादा यूज रहता है। तो उन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही हमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज करना चाहिए। मैथमेटिक्स ऑप्शनल की एक खासियत ये भी है कि इसमें हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं उतना हमको इसमें आउटपुट भी मिलता है। तो दूसरे सारे ऑप्शनल है, चाहे जैसे ज्योग्राफी हो, पीएसआईआर हो, उन सारे ऑप्शनल में कुछ ना कुछ हर साल चेंज होता रहता है, करंट उनमें ऐड होता रहता है। आपने इस साल कुछ तैयार किया, अगले साल के लिए कुछ और जो न्यूज थी या करंट अफेयर थी वो रिलेवेंट रहेगी। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में आपने जैसे आज जो पढ़ा है, आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद भी वो सेम सिलेबस रहेगा। इसलिए मैथमेटिक्स को एक बार पढ़ोगे तो आपको लग सकता है कि 10 महीने भी लग जाए, 7-8 महीने भी लग जाए, अगर आप ज्यादा टाइम पढ़ते हो तो आपको 6 महीने भी लग जाए, लेकिन एक बार आपको टाइम लगेगा। लेकिन जो दूसरा अटेम्प्ट, तीसरी बार आप दोगे तो आपका जो अपने आप टाइम है वो कम होता चला जाएगा। और जैसे दूसरे ऑप्शनल में मार्क्स की कोई गारंटी नहीं होती कि मार्क्स पता नहीं लिख के अच्छा आए, लेकिन काफी बार मार्क्स अच्छे नहीं आते। और मैथमेटिक्स का फायदा यह है कि मैथमेटिक्स में अगर आपका करेक्ट अटेम्प्ट अगर 400 का हुआ है 500 में से, तो इसकी गारंटी है कि आपको लगभग 300 मार्क्स पक्का मिले जाएंगे। वो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में तो मुझे इतना एग्जैक्ट आइडिया पता नहीं है, लेकिन जनरली जो और टॉपर्स है उन सबसे सुना हूं कि पेपर 2 में जो लगभग 85 या 80 ऐसा कुछ रहता है, और जो पेपर फर्स्ट है उसमें अराउंड 75 से लेकर 70 इस टाइप का कुछ जितने हमारे मार्क्स आए तो उसमें वो रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी अभी क्या इसका एग्जैक्ट है वो तो यूपीएससी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो करेक्ट अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इस बार में पेपर जो 2 था उसमें मुझे 174 मार्क्स थे और लगभग मुझे 230 या 220 का ऐसे आ रहा था। बाकी आके मैं यहाँ पे मिलाया नहीं था कि मेरा कितना करेक्ट अटेम्प्ट हुआ है इसमें, लेकिन मुझे यह था कि पेपर 2 मेरा अच्छा हुआ है, उसमें अच्छे मार्क्स लग जाएंगे, क्योंकि पेपर 2 आपका देखने में हार्ड लगता है लेकिन उसके जो टॉपिक्स है इसमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें थ्योरम्स के पूछे जाते हैं या फिर प्रूफ के पूछे जाते हैं, जिनमें कि करने में भी आसानी रहती है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो स्टेटमेंट लिख दिया उसमें हमको कैलकुलेशन करना है, उसका हमें आंसर ही पता नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमको कुछ प्रूफ करना है, वो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आसान रहता है, अगर वहां पे क्वेश्चन में अगर हमसे कुछ मिस्टेक भी होती है तो उसको हम सही कर सकते हैं और जो हमारा जो आंसर है वो लास्ट में सही आ जाएगा। अब जैसे मैथ के ये मैंने फायदे बता दिए, मैथ का नुकसान यही है कि आपका जो सिलेबस वो लेंदी है, इसके साथ ही जो जीएस और मैथ का जो सिलेबस वो ओवरलैप नहीं होता है, और जो थर्ड चीज है कि मैथमेटिक्स टाइप की अगर आपकी स्किल नहीं है, आपको उस टाइप का एप्टीट्यूड नहीं है और मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल आपको बैक फायर भी कर सकता है। तो इसलिए आप अगर मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल लीजिए। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जैसे मेरा जो मीडियम था जनरल स्टडीज के लिए मेरा मीडियम हिंदी था, और ऑप्शनल जैसे मेरा मैथमेटिक्स था तो इसके लिए मेरा मीडियम इंग्लिश था। यूपीएससी पिछले जैसे जो 19 वाला अटेम्प्ट है 2019 के बाद 2019 के बाद यूपीएससी ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप जीएस और एसए उनका अलग मीडियम रख सकते हो और ऑप्शनल है उसका अलग मीडियम रख सकते हो। जैसे जीएस और हिंदी, जीएस और एसए में मैं ज्यादा हिंदी में कंफर्टेबल था, हालांकि मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी बीएचयू से था, लेकिन अपने जो थॉट है उनको एक्सप्रेस करने में मुझे ऐसा लगता था कि मैं हिंदी में अपने को खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूं, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर थॉट्स। अगर आपके थॉट्स इंग्लिश में आप अच्छे से कर सकते, इंग्लिश मीडियम लीजिए। अगर आप थॉट अपने, क्योंकि ऐसा वहां पे नहीं है कि आप यहां से रट के चले गए और वहां जाके पेपर छाप दिया, ऐसा पेपर आता नहीं है। और जो आप मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश ऐसा कुछ होता नहीं है। हिंदी में जो काफी सारी जो टर्म्स है वो काफी ज्यादा क्लिष्ट रहती है और इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है कि जो जनरल टर्म में हमने कभी सुना भी नहीं है, तो उनको लिखना बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जो जीएस है उसका ऑप्शनल मीडियम हिंदी रहे,
तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप जो मैथमेटिक्स है उसको आप जो मीडियम है आप इंग्लिश रखिए, क्योंकि उसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। एक फायदा उसका ये है कि हमारे जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनके साथ ही जो कॉपी है वो चेक होगी, तो उसमें जो एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप का या फिर हो सकता है कि एग्जामिनर को उन जो टर्म है उनकी हिंदी इतने से अच्छा पता नहीं हो, और फिर उनको लिखने में भी आपको काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। काफी सारे जैसे इसका मटेरियल ही पूरा इंग्लिश में है, इसलिए मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश टाइप का कुछ होता नहीं है, मैक्सिमम कैलकुलेशन ही होता है। कहीं कहीं पे यूज करनी होती है जैसे नाउ, सो, दैट, लेट, इस टाइप का, हिंस, प्रूफ। तो ये सारे बेसिक टर्म है वो लगभग सबको ही पता होते हैं, इतनी हिंदी इंग्लिश सबको ही आती है, इसलिए आप ये चीज कर सकते हो। Maybe you don't know what is the normalization. I have already done the big video on that normalization and scaling, and whatever he gave the information, that is most of the people know, but actually ऐसा होता भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग में ये आपको हैम्पर नहीं करेगा, आपको हैम्पर नहीं करेगा। वंस यू आर गेटिंग द, इन्होंने अच्छा बता दिया फ्लूइड डायनेमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस वही सॉल्व करना है। आता है तो वही क्वेश्चन आना है, नहीं आता है तो उधर नहीं आएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टैटिक्स, ये तो पोर्शन एक बार प्रिपेयर, इनिशियली आपको टाइम लगता है नो डाउट, है ना। एक बार आ गए ना, करंट अफेयर से लेना देना तो है ही नहीं, करंट अफेयर्स तो उनको लेना देना तो है नहीं दो। सो एक बार कर लिया ना, मतलब सेकंड टाइम आप कितना टाइम लगेगा, तीसरा टाइम शॉर्ट नोट्स में आपको जल्दी जल्दी आसान हो जाता है प्रिपरेशन, है ना। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं इधर लिंक में आपको दे दूंगा, एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो, वो वॉच कर लेना। उधर कोई नहीं, किसी को हार्म नहीं है, ऑल आर सेम ओनली इन द लॉ, एवरीवन इज द सेम, है ना। सो आप ये मत सोचना मैथ्स ऑप्शन में ज्यादा घट कम हो जाता है मार्क्स, किसी और ऑप्शन में ज्यादा, ऐसा नहीं होता।